बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमारी दुआ पूरे पाकिस्तान के लिए, आप सब लोगों के लिए जहाँ कहीं दुनिया में हमें देख रहे हैं, खुशबाश हों और खुशबाश रहें। अच्छा हमजा जी, दुनिया में बहुत सारी इजादात और दरियाफ्तें हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी है आपके ख्याल में? कौन सी है? या आप भी सोचेंगे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो कौन सी है? वेपन शैपन होगा कोई, मतलब कि जो एटॉमिक न्यूक्लियर जो आई है ना एनर्जी, उसका मसला होगा। कुछ और इतनी दूर ना जाएं, कोई अपने नज़दीक आसपास अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों पर गौर करें। क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी को तो नहीं आप कहने लगे? कुड भी कुछ और। चले आप बताएं ना। अच्छा, क्या? ये आप लोग भी सोच रहे होंगे हमजा की तरह, और दूर की हम हमेशा कोड़ी लाते हैं। हमें लगता है कि एटम बॉम्ब या कोई ऐसी चीज़ जो ख़तरनाक होगी, जो रिसर्चेस की जा रही हैं उसके मुताबिक एक ख़तरनाक इजाद जो हर वक्त हम सब के साथ रहती है वो ये है जिसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त, जिसे कुर्सी कहते हैं। अच्छा, आपको पता वो कैसे? हाँ एग्जैक्टली, वो कैसे? इसलिए हमजा की जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, वो जानते हैं इस चीज़ को कि बैड पॉस्चर्स जो आपके हैं, ये हम जो बैठते हैं इस पे, ये जो बैठने का हमारा ये जो पॉस्चर है ये अननेचुरल है। और इस अननेचुरल पॉस्चर में जब हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो होते हैं, कमर दर्द जिस्म के, और फिर उससे जुड़कर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जब हम इस कुर्सी के साथ जुड़े बैठे रहते हैं सारा दिन, इससे उठना नहीं हमें अच्छा लगता। हमने बस टीवी का भी रिमोट दबाना होता है, हमने मुलाजिम को भी जो है बटन दबा के बुलाना होता है या आवाज़ दे के बुलाना होता है, तो फिर हमारा वजन बढ़ता है, हमें मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं। तो इसलिए पोस्चर होना क्या चाहिए? बराबर ऐसे सीधे बैठना चाहिए जैसे आपका पोस्चर हमेशा सीधा होना चाहिए ताकि आपकी कमर जो है वो स्ट्रेट। लेकिन आपको एक और बात भी तो पता होगी ना हमजा, क्या फर्क? ये सारी दुनिया के मसाइल भी तो कुर्सी की वजह से ही हैं। हाँ, अब ये बात मैं समझ गया, ये सियासत की बात हो रही है और कुर्सी का ही सबसे बड़ा मसला है। अगर हम सियासत की भी बात करें तो कुर्सी की ही जो है ना वो गेम चलती है, लेकिन आपकी सेहत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जिस तरह से फरा ने हमें बताया कि पोस्चर ठीक होना चाहिए, हम कभी झुक कर बैठ जाते हैं, कभी हम ईजी होकर बैठ जाते हैं, तो उससे भी मसाइल होते हैं। और ये रिसर्च मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे दिमाग में इस तरह से ना वो नहीं आया था कि ये हमें शेयर करना चाहिए। हाँ, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि कुर्सी की मोहब्बत जो है, भले ये इक़्तिदार की ख्वाहिश में हो या फिर सुस्ती या काहली की वजह से हो कि हम वहाँ से हिलना पसंद नहीं करते, दोनों ख़तरनाक हैं। मुल्क को, सियासत को, मईशत को नुकसान होता है जब कुर्सी की गैर ज़रूरी चाहत होती है, और ज़िंदगियों को हमें नुकसान होता है अगर हम हिलते जुलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को चाको चौबंद नहीं रखते। तो ज़्यादा देर तक कुर्सी पे जो बैठना है ना, वो दोनों सूरतों में दुरुस्त नहीं है। टॉप स्टोरी की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान में तकरीबकारी में भारत मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने भारत को बेनकाब कर दिया। बामानी मुज़ाकरात के लिए मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों की रिहाई पहली शर्त रखी। मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल से बच्चों की जिंदगियां बर्बाद न कीजिए। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से वालिदैन से दूरी, बीमारियों को दावत और तालीमी सलाहियत में भी कमी के मसाइल। तो जी जनाब, फरा वो बात बिल्कुल वैसे दुरुस्त है कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं, कंपनी को बदला जा सकता है, हमसाया नहीं बदला जा सकता। उससे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, उसके खिलाफ साजिशें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत ये बात नहीं समझता। अब बिल्कुल नहीं समझता। अब आपने जो बात की है ना, तो हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है। मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहा करती है, अपने नसीब का अंदाज़ा लगाना हो तो इससे देखो कि आपका हमसाया कौन है। अच्छा, अभी कितनी बड़ी बात है, और हमें हमारे मज़हब में भी बताया गया। लेकिन उन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए हम आएंगे इस एक इंटरव्यू की तरफ जिसने हम सबके दिल जीत लिए, इसलिए कि हमारे हमसाया ममालिक से हमारे देरीना जाहिर है कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जो बहुत अच्छे नहीं रहे। उसमें कसूर उनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कसूर को कभी हाईलाइट नहीं किया गया इस फोरम पे। हमारी जो मुश्किलात थी, हमारी जो परेशानियां थी, हमारे जो गिले शिकवे थे पाकिस्तान के साथ जो गुजरती थी, कुलभूषण यादव के हमारी गिरफ्तारी में होने के बावजूद हम इस मौक़िफ़ को पूरी दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का परवरदा नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाह गाहें नहीं रखता, बल्कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ अगर किसी मुल्क ने जंग लड़ी है तो वो पाकिस्तान है। अगर अफगानिस्तान में भी मसला हुआ तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो थे वो पाकिस्तान पर आए, फिर पाकिस्तान अब अमन की बात वहाँ पर भी कर रहा है। लेकिन जो मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती हैं मोईद यूसुफ, इन्होंने जो इंटरव्यू दिया फरा, इसकी कमाल बात ये थी कि भारत के ही जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि भाई हमारा APS हुआ, उसमें रॉ मुलव्वस थी। हमारा कराची में मसला हुआ स्टॉक एक्सचेंज का,
वहाँ पर रॉ मुलव्वस थी। अगर गवादर में कोई मसला हो रहा है तो उसमें भारत मुलव्वस था और ये भारत के सामने रखा गया, दुनिया के सामने इस तरीके से बयानिया आया और सबूत मौजूद है। और सबूत मौजूद है। और फिर जो सबसे अच्छी बात उन्होंने की कि अगर भारत जो है मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है, अच्छी बात है, हम उसको वेलकम, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है इंसान दोस्त लोगों का मुल्क है, हम ज़रूर वेलकम करते हैं, लेकिन बुनियादी शर्त यह है कि जो बेसिक पार्टी, बुनियादी पार्टी है कश्मीर, उसे भी एक पार्टी बनाया जाए, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। जो 1.25 साल से आपने वहाँ पर एक मुहासरे का सिलसिला रखा हुआ है उसे ख़त्म किया जाए, जो सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये सब वो बुनियादी बातें हैं जिनके बगैर दोस्ती, ताल्लुकात और खैर सगाली के जज्बात जो है आगे नहीं बढ़ सकते। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया, मोहित यूसुफ ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सबसे पहले कश्मीर है। अगर कश्मीर पे आप बात करेंगे तो फिर बाकी मसाइल पर बात होगी, फिर बाकी ताल्लुकात पर बात होगी। अगर आप कश्मीर पर बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कोई बात नहीं करेगा। इतना अच्छा रिस्पांस आया उनके इस इंटरव्यू का पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से कि उन्होंने सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है उस पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं इतना ओवरवेलम्ड हूँ, इतनी सारी ये जो मुझे जज्बात लोगों के पहुँच रहे हैं, इसलिए कि ये सब वो बातें थी जो हम सब फील करते हैं कि ये पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है ये इंडिया से हो रही है, लेकिन हम दुनिया के सामने बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि अफगानिस्तान में मौजूद बहुत सारे कॉन्सुलेट्स जो हैं वो यहाँ पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते हैं? APS का वाक़या जहाँ हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए, वहाँ पर उससे पहले कॉल्स जो आती हैं तो वो इंडिया से आती हैं और वो कॉल्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। कुलभूषण यादव हमारी तहवील में मौजूद है जिसने इकरार किया है। का मामला है, इससे कई मामले। और ये फिर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आप दिल की बात करते हैं ना, ये हुकूमत की बात नहीं है कि किसकी हुकूमत है किसकी हुकूमत नहीं है, लेकिन जब आप कश्मीर की बात करते हैं और उस पर एक सख्त स्टैंड लेते हैं तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। मोहित यूसुफ साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, फराह उनसे बात इस पे करते हैं। बिल्कुल सही। मोहित यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि आपने तो भारत के खिलाफ सबूत के जो है ना अभी टीजर्स दे दिए हैं कि हमारे पास ये भी सबूत है, ये भी सबूत है, और भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा है। क्या मुकम्मल दस्तावेजात पाकिस्तान ने कोई फैसला किया, कब तक दी जाएंगी, सामने लाई जाएंगी? इंशाल्लाह जल्द आएंगी जी। ये बहुत से इदारे इसमें शामिल होते हैं और हम टाइमिंग देख के चीज़ करते हैं। जहाँ मुल्की मफाद जिस तरह से भी उसका बेहतरीन जो है उसको हम कर सकते हैं वो करते हैं। जितना मजबूत हमारा केस हो सकता है, जहाँ जाना है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन और सेंसेशन के लिए तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कल हमने बता दिया कि हमारे पास किस किस्म का सबूत हैं। भारत को भी समझ आ गई बिल्कुल कि यह मामला एक तरफा नहीं चलेगा। ये इस तरह पाकिस्तान पे ब्लेम करके दुनिया को बावर कराने वाली नहीं चलेगी। अब असलियत आएगी सामने और इंशाअल्लाह दुनिया को भी ये बात आहिस्ता आहिस्ता अब समझ आएगी कि भारत की हिमायत करना उनका अपना नुकसान है। अच्छा, आपके यकीनन इल्म में होगा कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में अभी बड़ी एक होशरुबा किस्म की रिपोर्ट छपी है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि दाइश के जरिए जो आलमी दहशतगर्दी की सपोर्ट भी भारत से हो रही है और बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है। इसको भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान लेकर जाएगा कहीं आलमी फोरम में, इस बारे में भी बातचीत की जाएगी? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो अब एक आर्टिकल किसी ने लिखा है, उसका एविडेंस जो है वो उनसे देखना होगा, उनके पास होगा। पता तो हमें बहुत सी चीज़ें भारत क्या क्या कर रहा है, बट हर चीज़ ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे नहीं चली जाती है। आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या काम करना है, बड़ा मेजर्ड होके। मैं आपको बस बुनियादी बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कुछ छुपाने को हमारे पास है नहीं। हम ये टिमिड नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं। जो सच बात है वो सामने रखेंगे, और जब रखेंगे तो आगे, अब ये दुनिया की पॉलिटिक्स है, सियासत है, बैनुल अक़वामी अमूर है, मफादात होते हैं। आपको यहाँ को मोरालिटी पे, एथिक्स पे तो काम नहीं चलता। तो हम तो अपना काम करेंगे और इंशाल्लाह देखिए रिजल्ट। यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि अगर हम गुज़श्ता दिहाइयों की बात करें तो भारत ने एक बहुत ही मनसूबाबंदी के साथ ये प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बयानिया सामने लाने में नाकाम रहा था। यही वजह है कि अब आपने इंटरव्यू दिया, बातचीत की, इसको खासा सराहा जा रहा है। पाकिस्तान क्यों टैग नहीं करवा सका भारत को दहशतगर्द मुल्क के हवाले से? कमज़ोरी रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की। इसमें कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेशन के मसले थे। हमारी कम्युनिकेशन बड़ी पुराने ज़माने की चलती रही है, रिएक्ट करते थे, वो अब तब्दील हुआ है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इसमें बड़ा रोल है सिविल हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, इदारों का, अस्करी इदारों का एक पूरा कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज़्म कुछ सालों में बना है। और अब उसी के ज़रिए आपको नज़र आ रहा है पिछले 2 साल
साल में भारत की कितनी मलामत हुई है दुनिया में कश्मीर के ऊपर, अंदर जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक, सारा तो नहीं, बहुत से और भी दुनिया के इदारे और ऑर्गेनाइजेशंस और डायस्पोरा वगैरह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी पूरी कोशिश इसमें की है और वो रिजल्ट अल्लाह का फजल अब नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही। पूरे पाकिस्तानी जो है वो राइटफुल मौक़िफ़ पाकिस्तान का इतना वाज़े अंदाज में सामने रखने पे यकीनी तौर पर आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन इतने सबूत हमारे पास हैं और फिर भी FATF की जो FATF की तलवार है वो हमारे सर पे लटकती रहती है। कभी मामला इसके बरक्स भी होगा, अगर ये सारे सबूत हैं तो हम दुनिया को FATF समेत बाकी आलमी फोरम्स पे मनवाने में क्यों नाकाम रहते हैं कि ये इंडिया जो है ये भी दहशतगर्दी का मावन है या सरपरस्त है या वहाँ से भी ओरिजिनेट होते हैं मामला। इसमें बहुत से इदारे होते हैं, बहुत से जो पेचीदगियाँ होती हैं, तकनीकी मामलात होते हैं, हो सकता है जा भी चुके हों, हो सकता है जा रहे हों, हो सकता है ना जाएंगे, तो अभी पूरा प्रोसेस होता है ना, तो जहाँ जहाँ फ़ायदा होगा मुल्क का वहाँ जाएंगे, सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो नहीं जाएंगे। बता दीजिए कि आपने ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात की पेशकश की है या इशारे दिए गए हैं, पाकिस्तान ने अब तक क्या फ़ैसला किया है? जवाब तो कल दिया है ना, आपके सामने ही तो है कि भाई अगर बात करनी है तो उसकी शराइत सामने है, कश्मीर पे क्या शराइत हैं, दहशतगर्दी पे क्या शराइत हैं, वो तो कल सारा उनके सामने रखा है। तो अगर बात इसलिए करनी है कि दुनिया से ये झूठ बोलना है कि जी सब मामला ठीक हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान का और कश्मीर सेटल हो गया और बस अब रफा दफा मामला, ताकि कश्मीरियों को डीमोरलाइज किया, वो बात तो नहीं है और अब इतने बच्चे हम भी नहीं हैं। सही तरह बात करनी है, नीयत साफ है, कुछ कंडीशन सामने है, करें और तशरीफ लें, कल हम मिल लेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा मोहित यूसुफ साहब, एक जो बात की जाती है वो ये है कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने बावजूद पाकिस्तान के कॉज को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने जानबूझकर ये बातें जो हैं ये नहीं उस तरह से बुलंद की। कुलभूषण यादव हमारी गिरफ्त में आ गया, तब भी हम दुनिया को बताने में नाकाम रहे, तो क्योंकि सिविल मिलिट्री जो हुकूमतें हैं वो एक पेज पे नहीं थी, अब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो एक पेज पर हैं। क्या ये वजह है कि आप इतना खुलकर मौक़िफ़ पेश कर सके? और पिछली हुकूमतों के इस मौक़िफ़ को पेश न करने की वजूहात में क्या ये भी था कि इतने सबूत उस वक्त उनके पास नहीं थे, या ये बातें मंजर आम पर नहीं उनके सामने ही हकायक आए थे? देखिए, जितने वसूख से इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है मैं उतने वसूख से दे रहा हूँ, और वो इसलिए कि मैं उस दफ्तर में बैठा हुआ हूँ जो दोनों सिविलियन क़यादत, जो मेरे बॉस वज़ीर आज़म साहब और जो हमारे अस्करी इदारे हैं, उनके साथ रोज़मर्रा की बेसिस पे काम करता है। मेरा तो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न का तो काम ही ये है। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, हल्फिया कहता हूँ, जिस मर्जी तरह आप उसको पेश करना चाहें कर दें। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि इन मामलात पे सिविल मिलिट्री आपस में काम मिल के कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है, एक हदफ है, एक बात कर रहे हैं, किसी किस्म का शक नहीं है। मेरी डोमेन में जो मैं काम कर रहा हूँ कोई शक नहीं। तो इसलिए ये जो बहस है कश्मीर इधर कश्मीर उधर, मुझे ना पुराना पता है ना मैं सिस्टम में था। मैं आपको अभी आज का बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू है ही नहीं। अगर होता तो मैं आपको बताता, क्योंकि मेरे पे सबसे पहले वो असरअंदाज होता। जी ठीक है, कोई इशू नहीं है। मोहित यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। हाँ, और ये बहुत जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि खुशाइंद बात है, इससे कि हमेशा पाकिस्तानी जो है इस बात के बारे में दुखी होते थे कि कश्मीर का मौक़िफ़ क्यों नहीं उठाया जा रहा, पाकिस्तान जो कश्मीरियों की बात क्यों नहीं उस तरह से कर रहा। पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पे हर अंदाज में बात की है, लेकिन हमजा ये जो बात की है जिसे कहते हैं ना होम ग्राउंड में उनके वहाँ पे बैठकर जो आप कॉन्फिडेंस देख रही हैं, जो मोहित साहब का कॉन्फिडेंस था और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई हमने तो बताया और हमारे पास मतलब स्ट्रेटजी पूरी है। एक वक्त है जिस वक्त पर वो तमाम जो है ना तीर चलाए जाएंगे या फिर वो कार्ड जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी हौसला अफजा बात थी और जो मोहित यूसुफ साहब ने बात की इसको हर पाकिस्तानी जो है सराह रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त हमें ज्वाइन करें मोहम्मद ज़ुबैर साहब और सियासी मंजरनामा जो कि पीडीएम का मामला है, जो जलसा है उस हवाले से बात करेंगे। नून लीग और दीगर जो अपोजिशन जमातें वो ये कह रहे हैं कि पकड़ धकड़ हो रही है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, गुड मॉर्निंग। ज़ुबैर साहब क्या मामला है? इंतज़ामिया से गुजरांवाला की जो इंतज़ामिया है उनसे रात देर गए तो मामला तय पा गए थे, लेकिन हुकूमत के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
हर वो चीज़ की जा रही है जिससे मुश्किल हो लोगों का पहुंचना। और ये हुकूमत के पुराने तरीके होते हैं, लेकिन ये कभी भी काम नहीं करते हैं। कंटेनर लगा देंगे जगह जगह, पिंडी में छापे मार रहे हैं जो आपके जो नॉन कारकुन हैं जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करके लेके जाना है, या सियालकोट में या दूसरे अतराफ में गुजरांवाला के बैनर्स फाड़े जा रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि जी आपने बैनर का इजाज़त तो ली थी, लेकिन उसमें आपने वो नहीं लिखा था कि ये कितना बड़ा बैनर होगा, इसलिए हम फाड़ रहे हैं। तो अगर आपने फैसिलिटेट करना होता है तो उसका तरीका दूसरा होता है, अगर आपने डिस्करेज करना होता है और रोकना होता है उसका तरीका डिफरेंट होता है। तो इस वक्त हुकूमत जो है, और हम समझ सकते हैं हुकूमत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि ये जलसा कामयाब हो। वो किसी तरह से भी, अब एक कॉमन सेंस की बात है कि इमरान खान के लिए, इमरान खान समझते हैं कि बड़ा जलसा करना सिर्फ उनका एक्सक्लूसिव राइट है, बाकी किसी का नहीं है। एंड ही थिंक कि जी ये अगर जलसा बड़ा हो जाएगा तो किक स्टार्ट अ मूवमेंट और लोगों को जोश बढ़ता चला जाएगा। तो इस वक्त तो बकर तकर। ये भी फरमाइएगा सर, ये भी सुनने में आया कि ट्रांसपोर्टर्स पर भी प्रेशर है कि जो गाड़ियां प्रोवाइड करें, तो आपने इन तमाम रुकावटों से निपटने की क्या हिकमत अमली है और कैसे आप समझ रहे हैं कि पीडीएम का ये जलसा जो है ये कामयाब होगा इन तमाम मुश्किलात के बावजूद? मौक़िफ़ जो है वो मरीम नवाज साहिबा की शमूलियत के साथ क्या रहेगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही स्टैंस रहेगा जैसा कि अभी तक सामने आता रहा है? एक तो मरीम नवाज उस बारे चलते, शी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपोजिशन पॉलिटिशियन इन द कंट्री बाय फार, और उन्हीं की वजह से जल्द से में इतना जोश व खरोश है। बाकी लीडर्स भी हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं, PMLN के भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जाहिर है मरीम नवाज के हवाले से लोग सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, और तकरीर धुआंधार होगी। और बिल्कुल उसमें कोई वो जो अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इदारों के खिलाफ बात होगी, वो कुछ भी नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ होगी, हकीकत बताई जाएगी 2018 के इलेक्शन, आज की हकीकत बताई जाएगी कि लोग जिस मुश्किल में हैं, आवाम बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई के हवाले से, तो ये सब बातें हुई। बिल्कुल ठीक। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत पहले बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि कोरोना इतना ख़ास नहीं है और वैसे इंतजामात नहीं थे जैसे ऑपोजिशन चाह रही थी, और ऑपोजिशन कह रही थी कि कोरोना बढ़ रहा है। अब हुकूमत कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है और ऑपोजिशन इसका ख्याल नहीं रख रही। SOPs के ऊपर रोका जा रहा है, रोक टोक हो रही है। SOPs को कैसे फॉलो किया जाएगा PDM के जलसे में? बड़ा सिंपल सा हमने एक सजेस्ट किया था, मैंने खुद सजेस्ट किया था कि आप अगर सीरियस हैं तो ये चीज़ें शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस या शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस सीरियसनेस रिस्पेक्ट हो। अगर आप सीरियस हैं तो हुकूमत बुला ले PMLN की लीडरशिप को और उनको ब्रीफिंग दिलवा दे। अगर आपने वो भी नहीं करना, आपने साथ में गालियाँ भी देनी है तो, और फिर आपने कहना कि कोरोना भी फैल रहा है, तो हमें क्रेडिबिलिटी पर डाउट आता है ना। एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आप देते हैं, और ये हमेशा होता है। हुकूमत पब्लिक सतह पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगता है कि बहुत सीरियस आपस में इश्यूज हैं, हम भी हुकूमत में रहे हैं, लेकिन आप बहुत सी चीज़ें अंदर रह के करते हैं जिसमें एक क्रेडिबिलिटी आप और ट्रांसपेरेंसी शेयर करते हैं ऑपोजिशन के साथ। फिर जाहिर सी बात है ऑपोजिशन की, अब ये सिर्फ थ्रेट दे देना कि अगर कोरोना फैला तो ऑपोजिशन का होगा। आपको याद है आज से 4 दिन पहले पिंडी में PTI अपना जलसा करने जा रही किया था जलसा, वो तो जलसा हुआ नहीं था कामयाब, वो और बात है। पर जब आप अपना जलसा करने जा रहे हैं और उससे 2 दिन पहले से आप वार्निंग दे रहे हैं कोरोना के फैलने की, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जाती हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब ये भी फरमाइएगा कि आज एक खबर आ रही है कि साबिक सदर जो हैं आसिफ जरदारी, उनके वारंट गिरफ्तारी पे साइन कर दिए गए हैं। सो इस तरह के मामलात जो हैं वो भी हो सकते हैं, पकड़ धकड़ भी हो सकती है, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। अगर कोई दूसरी सियासी जमात नहीं उस तरह से साथ चलती तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो ये PDM इस वक्त जो है बहुत अहम है, इसलिए कि जो तकारीर सामने आई हैं उसके मुताबिक आपके लीडरान ने ही सबसे ज़्यादा इस पर बात की है और सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा मज़ाहमती मौक़िफ़ दिया है। तो आप समझते हैं कि खाली मुस्लिम लीग नून PDM की तहरीक को कामयाब बना सकेगी?
देखिए पंजाब की हद तक तो आपको पता है PMLN बावजूद सब हकों के और जिस तरह से 2018 के इलेक्शन पहले एक साल से जो माहौल था, फिर पकड़ और फिर लॉयल्टी चेंज करने, सबके बावजूद काउंटिंग में जो सब कुछ हुआ, उसके बावजूद PMLN के पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट थे, सबसे ज़्यादा सीटें थी। तो PMLN अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से और ज़्यादा मज़ीद फ़रोग़ किया है। तो PMLN ऑन इट्स ऑन कर सकती है पंजाब की हद तक, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा मकसद ये नहीं है। तमाम पॉलिटिकल अपोजिशन को साथ लेके चलना है, तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, चाहे उनकी नुमाइंदगी कितनी भी है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, लॉयर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, जो भी तबके के लोग हैं, डिफरेंट तबके के, जिनको मुश्किलात हैं इस हुकूमत की वजह से। अब देखिए ना, पुलिस के हवाले से हम एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि जब किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी 2 साल तक और उनको इलीगल ऑर्डर्स मिलेंगे कि जी वो क्रैक डाउन भी करें, तो हम अवामी बयानी को भी जो है परवान चढ़ाया जा रहा है। जुबैर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और कल जलसा है, पता लग जाएगा कि क्या वहाँ पर कितना शो लगता है और फिर जो हुकूमत के हवाले से बातें सामने आ रही हैं उसको भी पता लग जाएगा कि आज आखिरी राहत है, तो पकड़ दकड़ का मामला क्या। और जलसे की इजाज़त जो है वो भी दे दी गई है स्टेडियम में। जुलूस दर जुलूस की बात भी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। अगर कोरोना इतना ज़्यादा खतरा है तो फिर हुकूमत क्यों कह रही है कि हम भी जवाब जो है वो जलसे से ही देंगे। लेकिन हम बहुत सारे और इश्यूज़ पे भी बातचीत करते रहेंगे। स्टे विद अस, विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। कराची, आपको पता है ना हमजा, कितनी पॉपुलेशन है उस शहर की, कितना बड़ा शहर है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का फासला कितना है, बहुत ज़्यादा फासले, बहुत ज़्यादा मसाइल। और जो एक मसला ना वहाँ पे, वो ट्रांसपोर्ट का मसला तो पूरे शहर कराची के लिए ही है कि वो मसला है। लेकिन अब जो बात हो रही है, एक बहुत ज़रूरी बात है, एक बहुत ज़रूरी नुक्ता है जिसकी तरफ जो है ध्यान दिलाया गया है कि भाई उधर बाकियों के लिए तो मसाइल हैं, जो ख़ातीन के लिए मसाइल हैं वो मर्दों से बहुत अलग हैं, उनके लिए एक अलग ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। अब सिविल सोसाइटी ये बात कर रही है। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो यकीनन सफ़र किया होगा, मगर चूंकि आप औरत नहीं हैं तो आप फिर भी उन मसाइल को नहीं समझ सकते जो कि वो है। मैं, आपको पता है ना कि स्टूडेंट रही हूँ कराची में, और JPMC में मेरी एजुकेशन का सिलसिला रहा 5 साल तक, और ये 1D और 2D और ये सारी जो बसेस हैं, इस पे सफ़र एज स्टूडेंट बस में कौन सफ़र करेगा हमजा, जिसके पास पैसे इतने नहीं होंगे, रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, जिसको तालीम के लिए सफ़र करना पड़ेगा, मुलाजमत के लिए सफ़र करना पड़ेगा। और समहाउ हमारे माशरे में ना एक जो हरासमेंट है कि हर स्केल, हर लेवल पे बिल्कुल ऐसे जो ख़वातीन को जो कि सफ़र करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं जो बातें कर रही हूँ, मेरा ख्याल है कि ये बातें हम सुन लेते हैं उन ख़वातीन से जो कि रोज़ाना कराची में उनको किन मसाइल को वो सहती हैं, किन का सहती हैं। हम आपको कराची की ख़वातीन से सुनाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले तो जो कराची में लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है, एक तो ये कि बसें जो हैं वो पूरी तरह जेंट्स से भरी हुई होती हैं, उनमें लेडीज़ के लिए जगह कम होती है, इसकी वजह से लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम आती है। रातों में स्टॉप पे खड़े रहते हैं, लटक के आना जाना करते हैं, बसेस में कोई सहूलत नहीं है, इतना छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें भी जेंट्स हजरात आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो है कानून बिल्कुल भी सही नहीं है, ट्रैफिक के बहुत मामला होते हैं। बसों में जो है लेडीज़ ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं, उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, कोई कानून नहीं। अच्छा, वो जो हरासमेंट की आप बात कर रही थी ना फरा, आपने देखा कि वो खातून बता रही हैं कि मेरा ये मसला है, पीछे से रिक्शे वाला गुजर रहा है और वो ऐसे देखता हुआ जा रहा है ना, और ये ही वो मसाइल हैं जो खातून को फेस करने पड़ते हैं और लोग हेजिटेट करते हैं। और फरा, आपको पता है यूनिवर्सिटी में जाने वाली तालिबात की तादाद भी इसलिए कम हो जाती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो और हम आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं भेज। और कौन जो है वो छोड़ने जाए और लेने जाए, इसलिए कि बसेस को उनकी जगहों पे नहीं खड़ा किया जाता, जानबूझ के आगे खड़ा करते हैं, भाग के लड़के या मर्द तो चढ़ जाते हैं। ख़वातीन जो है उनको चलती हुई बस में से
ब्रेक पूरी नहीं लगाते खातून कैसे उतरे वहाँ पे। और तो और कंडक्टर्स जो हैं, आपने कभी ये नहीं देखा, ख़वातीन का कंपार्टमेंट है, छोटा होता है पहले तो मर्दों की निस्बत, वहाँ पे अगर ख़वातीन खचाखच भरी हुई हैं, पीछे से जिसका हाथ जहाँ से आता है ना वो वहाँ से कोशिश करता है कि वो खातून को टच कर सके। एंड जो कंडक्टर्स हैं जो पैसे और उस वक्त वो लेने के बहाने वो भी बिल्कुल टच करते हुए, ये एक ऐसा मामला है जो कि ब्लंटली लगेगा, मैं ब्लंटली ये चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन हमें बात करने की ज़रूरत है। ये मसाइल बिल्कुल मौजूद है। और फरा फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं ना तो पता लगता है कि ऐसे ऐसे गाने लगाए गए होते हैं ना कि वो गाने आप फैमिली के साथ तो नहीं सुन सकते हैं, और वो भी उन खातीन को वो ट्रैवल कर रही होती हैं बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसलिए तजवीज़ बहुत अच्छी है कि उनके लिए अलहदा ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए कि वो उसमें सफ़र कर सके अगर अकेली सफ़र कर रही हैं। ये तजावीज़ सामने आ रही हैं और हर शहर में ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें मसाइल क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को क्या मसाइल आते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, ट्रांसपोर्ट अंजुमन सिंध हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बुखारी साहब, ट्रांसपोर्ट का मसला वैसे तो पूरे कराची के लिए बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन जो खातीन का मामला है कि प्रॉपर जगह नहीं होती, जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें भी मर्द हज़रात या खड़े हो जाते हैं या फिर वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टर्स कुछ कोशिश करते हैं कि इस मामले को एड्रेस किया जाए? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपका, और 92 का भी शुक्रिया। बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू हो रही है। मैं समझता हूँ ये इसका ताल्लुक मुझसे भी है और गवर्नमेंट से भी है। मैं भी एक ख़वातीन की गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे खुद भी शर्म आती है। ये बच्चियाँ जो बातें कर रही थी, ये बिल्कुल जो उन्होंने बेटी ने कहा कि मैंने JPMC में मैंने तालीम हासिल की, ये यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी कॉलेज की बच्चियों को ये तालीम हासिल करने में दुश्वारी है, और ये मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करना जो है सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब मैं इसके लिए बहुत सारे जो है वो एक्सक्यूज़ेस पेश करता रहूँ, ठीक है, एक्सक्यूज़ेस हैं गवर्नमेंट का। ये पहली बात तो ये है कि ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है कि लोगों को प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्ट। यहाँ आपने देखा, अगर कराची में रहे आप लोग, तो यहाँ एक वक्त था सिर्फ बसें चलती थी, और उस वक़्त बसों का लेडीज़ कंपार्टमेंट जो होता था खुला भी होता था, और वो बस आसानी से सफ़र करती थी। फिर उसके बाद मिनी बसेज आ गई, यानी जैसे आपने कहा कि आबादी बहुत बढ़ गई, पाकिस्तान बना 2.5-3 लाख की आबादी थी, अब 3 करोड़ के करीब आबादी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये बातें जितनी मैंने सुनी है, मिसबिहेव ऑफ ड्राइवर कंडक्टर, और ये लड़कों का ओछी हरकत करना, और ये लेडीज़ कंपार्टमेंट में घुस जाना मर्दों का, ये हमारी गैरत जो है ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल में। अगर आवाम भी सारे देखें, मैं तो मुजरम ठहरा कि मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं और ड्राइवर कंडक्टर उनको कोई यानी तंबी हम करते भी हैं, लेकिन उसमें अमल। सबसे बड़ी बात जो है इस मुल्क में, उस शहर में, मैं भी वायलेशन कर रहा होता हूँ और सारे लोग वायलेशन कर रहे होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट जब तक नहीं होगी, हमें भी रगड़ा दिया जाए, हमें भी जुर्माने किए जाएँ ड्राइवरों को। मैं पहला आदमी हूँ, मैं एक अरसे से कहता रहा हूँ, अब तो ड्राइवरों को जेल भेजने का सिस्टम ही ख़त्म हो गया कि जुर्माने वाला सिस्टम हो गया। अगर आप पुराने हैं तो उस वक्त गाड़ियाँ भी बंद होती थी, ड्राइवर भी जेल जाते थे, और हादसे के बाद तो खैर जाते ही हैं आप भी, लेकिन 99 जो तेज रफ्तारी पे अब ये सिस्टम हो गया खत्म। ये भी फरमाइएगा कि ये तो किया जा सकता है कि कोई खातून ड्राइवर हो या खातून कंडक्टर हो, अब तो ख़वातीन जहाज़ तक उड़ा रही हैं, अब तो वो मतलब उनकी शमूलियत ज़िंदगी के हर मैदान में है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जा सकती है। क्या उसमें कोई कबाहत है? क्या ख़वातीन आपको लगता है नहीं ये काम कर सकेंगी? क्योंकि मुझे लगता है अगर एक खातून ड्राइवर होगी तो वो स्टॉप पे बस रोकेगी, ये देखेगी कि औरतें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, ये चढ़ती बस पे नहीं चढ़ सकेंगे। ये आपने बहुत आइडियल बात की है, लेकिन ये हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी तो नहीं है। ये जो आइडिया आपने पेश किया है, फॉरेन कंट्रीज में सब कुछ है, लेकिन वो कानून की पाबंदी है, कोई इंसानियत है, अखलाक है। हम वो इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, किरदार का गाजी बन न सका, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हम हमारे अंदर जो ये बात है कि हम मुसलमान नहीं है,
पहले हम मुसलमान हो, इंसान हो। ये बस के मुश्किल है, हर काम का आसान होना आदमी को मैसर नहीं है, इंसान होना। इरशाद बुखारी समेत ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। लेडीज ड्राइवर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी। लेग ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपने देखा रिक्शे चल रहे हैं और गैर कानूनी रिक्शे चल रहे हैं, गाड़ियाँ कम हो गई हैं, बहुत ही सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, तमाम खामियां मौजूद है, लेकिन सोसाइटी को मिलके, मुझे भी हर आदमी को मिलके इसके लिए आगे आना होगा। बिल्कुल, हर आदमी को मिलके इसके लिए आगे आना होगा। इरशाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप इस मसले को समझ भी रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि ये मामला हो रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि ये मामला नहीं हो रहे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करे तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो करने को तैयार हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ट्रांसपोर्ट का तो हल हो गई, ख़वातीन के इश्यूज तो एड्रेस होंगे ही कि उनके जो हरासमेंट समेत उनके काम करने के लिए इनिशिएटिव, जैसे हमजा आपने खुद कहा कि लोग निकलने नहीं देते बेटियों को, कि कौन आपको छोड़ने जाए, कौन आपकी हिफाजत पे मामूर हो, कैसे ये सारे मामला। तो इसके साथ रोड पे कितना लोड कम होगा, बिल्कुल कम कितना रक्शे, टैक्सियाँ, ये चीज़ें जो हैं कम होंगी, कितने ये मसाइल हमारे पोल्यूशन के और इस तरह की चीज़ों के बेहतर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे फरा, एक और अहम चीज़ है कि इसमें हुकूमत का किरदार नहीं है, इसमें माँ बाप का किरदार है कि वालिदैन ने जो है ना ख्याल करना है। हमें कितना अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो तो मोबाइल का बड़ा दीवाना है। आपको पता है मुझे उतना इन फीचर्स का नहीं पता जितना मेरे बच्चे को पता है कि इस मोबाइल में कितने फीचर्स हैं। अरे मैं तो इसको दे देती हूँ मोबाइल और या दे देता हूँ मोबाइल, तो ये तो आराम से बैठ के मुझे तंग ही नहीं करता। ये वालिदैन इस तरह के मिलते जुलते जुमले जो है ना आपको घर में मिलते हैं, लेकिन वालिदैन ये नहीं सोचते कि बच्चे की सेहत पर और उसकी नशोनुमा पर कितने बुरे असरात पड़ रहे हैं। सोचते तो हैं बेचारे, अब वालिदैन नहीं, इसलिए आपको नहीं पता। वालिदैन सोचते तो हैं मगर बस नहीं चलता बच्चों के आगे। आजकल की जो हमारी ये नस्ल है ये कहाँ सुनती मानती है। वो तो इस सोच को बदलना है, इस सोच को बदलना। अच्छा चलिए आप बदल के दिखाते हैं इस सोच को। हम इस सोच को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हम वालिदैन को फरा जब बता देंगे कि ये मसाइल हैं जो आपके बच्चे के साथ आ सकते हैं। हम भी घर में ऐसा ही करते हैं कि बच्चों को दे देते हैं क्योंकि बच्चे तंग नहीं करते, फिर बच्चे सुकून से जो है ना। आमना बशीर साहिबा से बात करते हैं, हमारे साथ हैं। पहली बात तो गुड मॉर्निंग, वेलकम इन सुबह सवेरे पाकिस्तान आमना बशीर साहिबा। और हमारा ज़रा तस्फिया करा दीजिएगा मेरा और हमजा का। यानी सारी जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर। आई एम अ पेरेंट, नहीं बस चलता, बच्चे कहते हैं आपको मालूम ही नहीं है, हम तो सारा काम इस पे करते हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो वो भी हमने इसी तरह से किसी ने अपने टैब पे खोला हुआ है, किसी ने लैपटॉप पे खोला हुआ है, तो हर वक्त तो वो कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के साथ। कैसे उन्हें समझाया जाए कि इससे ख़ानदानी मामलात ख़राब हो रहे हैं, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आपकी नफ्सियाती सेहत ख़राब हो रही है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, ये उन्हें कैसे समझाएं? जी अस्सलाम वालेकुम फराज, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, ये वो वाली बात है कि जो मुझे लगता है कि आजकल अपनी प्रैक्टिस में और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है। पेरेंट्स आर सो फेड अप, उनको ये भी पता भी है कि मोबाइल का इस्तेमाल उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम कि मदर को थोड़ा सा सुख का सांस भी मिलता है। मैं इतना कहूँगी कि मोबाइल यूज़ करना बुरा नहीं है, बट मेक सम टाइम टेबल। मतलब हमारी रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की रिसर्च के मुताबिक 2 आवर्स इज बेस्ट टाइम फॉर किड्स टू यूज़ द मोबाइल। स्क्रीन टाइम 2 आवर्स का बेहतरीन है, और उससे छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए 1 आवर का। तो आप उस 2 आवर्स को चंक्स में डिवाइड कर दें। देखें, अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तो हमारी मजबूरी है, वी हैव टू टेक देम। और ऑनलाइन क्लासेस में यू डज नॉट नीड टू बी प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। आप सुन सकते हैं या आप चलते फिरते भी बच्चे सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या चल रहा है। लेकिन आप दूसरा जो मोबाइल के मतलब गेम्स वगैरह हैं कंप्यूटर्स पे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, लिमिटेड टू 2 आवर्स। और उसको कैसे लिमिट करना है, मैं पेरेंट्स को बार बार ये कहती हूँ कि अपने घर में एक टाइम स्केड्यूल सेट करें। लाइक फर्स्ट डू इट देन, अपने रूल्स बनाएं और उसमें क्लियर रहें कि पहले ये होगा फिर आपको ये मिलेगा। अगर आप इस चीज़ पे क्लियर कट हो तो आपके बच्चे को पता है कि मतलब आप, हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है
कि बच्चे को हमने उसके लिए टाइम सेट किया है, तो उसमें हम बच्चे को कहते हैं कि यार अब आपने ये किया तो आपको ये मिलेगा। उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम जरूर दिखा देते हैं। मतलब बच्चे ने अगर थोड़ी सी हमसे कहा ना मामा मैं नहीं कर सकता ना, तो हम कहते हैं चलो यार इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। डोंट इग्नोर द लिटिल माइनर थिंग्स। आपका बच्चा साइंस पकड़ता है आपके, आपका बच्चा बहुत बड़ा मैनिपुलेटर होता है, ही नोज हाउ टू डील द पेरेंट्स। हम उसके आगे क्या आप ना ये भी बताइएगा ना, अब जैसे एज मदर मैं अगर सोचती हूँ तो वो जो एक सोच आती है फिर बाहर जाएंगे बच्चे खेलने के लिए, बाहर तो सिक्योर नहीं है, बाहर तो कुछ भी हो सकता है, तो अच्छा है घर में ही बैठा हुआ है ना, कम से कम महफूज तो है, गेम खेल रहा है, चले हम फिर अब खुद को तसल्ली दे लेते हैं। इससे आपकी वही कि मेंटल कैपेबिलिटी में इजाफा होता है, आपकी बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है जो वालिदैन जिस डिलेमा को इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे फेस कर रहे हैं। हाउ टू एड्रेस दिस? There are many other sources and diversions other than mobile. Like, why don't you develop activity corner for your kids? अपने घर के एक कॉर्नर पे जाके किड्स को डेवलप करें। देयर इज प्ले, सम काइंड प्ले रखें, आप पेंटिंग्स रखें, एक वो एक्टिविटी कॉर्नर हो जिसपे वो अपने आप को शो करे, एक्टिविटीज़ बनाए, आर्ट थेरेपी, सैंड थेरेपी, देयर आर मैनी अदर थिंग्स जिसके थ्रू वो पपेट्स के थ्रू, मतलब रोल प्लेइंग के थ्रू एक कॉर्नर हो, एक्टिविटी कॉर्नर अदर देन मोबाइल, जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सपोज करे, शेयर करे, अपना एक्सप्रेस करे अपने आप को। दिस इज़ वेरी हेल्दी। बुक रीडिंग बहुत हेल्दी है। फोटोग्राफी के साथ आप उसको क्यों नहीं डाइवर्ट करते? आप मोबाइल स्क्रीन के इस्तेमाल को देखें, मैं फिर भी कहती हूँ जो रिसर्चेज हैं वो 2 आवर्स कहते हैं, चले आप 3 आवर्स ले लें, लेकिन उसके बाद डाइवर्जन, देयर आर मैनी टेक्निक्स। अब तो हम लॉकडाउन के दौरान हमने पेरेंट्स को एक पूरा वर्कशॉप दी थी इस बात पे कि प्लेंटी नंबर ऑफ टेक्निक्स है जिसपे आप अपने बच्चे को बिजी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई बिजी स्केड्यूल चाहिए। बिल्कुल। आमना, ये बता दीजिएगा कि आपने स्क्रीन टाइम की बात की, आपने कहा चले 2 घंटे नहीं तो 3 घंटे कर लिया जाए। पेरेंट्स को ये भी बता दीजिए कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों की सेहत पर क्या असरात पड़ सकते हैं इसके? ओबेसिटी सबसे पहले जो हम देखने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन बहुत ज़्यादा उनमें डेवलप हो रहा है बच्चों में। उसके अलावा सोशल आइसोलेशन, तो मैं कहती हूँ आप देख लें, सोशल आइसोलेशन का बच्चे शिकार हो रहे हैं। वो वाला पीयर ग्रुप ही नहीं है बच्चों का जिसमें अब पहले अपने बचपन में देखा करते थे खेलते हैं बच्चे। और फिर दूसरा एग्रेशन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। ये ओबेसिटी, एग्रेशन और सोशल आइसोलेशन, ये मेन 3 चीज़ें जिसकी वजह से रिपोर्ट हो रही हैं और बहुत नुकसानदेह। हाँ, ये सोशल आइसोलेशन का मतलब ये भी है कि बच्चे फिर सोशल स्किल्स नहीं रखते, लोगों से मिलजुल नहीं सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं आती कि नॉर्मल लोगों से जो कि स्क्रीन के कैरेक्टर्स नहीं है कैसे बातचीत करनी है, कैसे मिलना जुलना है, और ये उनकी शख्सियत में एक बुनियादी खला डाल देता है। आमना, ये जो बात है, ये रवैया, अब बहुत सारे बच्चे जो एडिक्ट हो चुके होते हैं, जो नहीं सुनते, नहीं मानते, वालिदैन समझाते भी नहीं, मना भी करते रहे, उनके साथ कैसे डील करना होता है? I always recommend parents to start active ignoring. अपने घर में एक्टिव इग्नोरिंग करें। आपका बच्चा जब आपके लिए बहुत बेस्ट काम कर रहा है तो पे अटेंशन टू हिम और हर। सिबलिंग्स के साथ बच्चे देखते हैं, कंपेयर भी करते हैं अपने आप को, ऑटोमेटिकली मुझे पता है पेरेंट्स अनकंडीशनल, एक पेरेंट्स हैं जो अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन अगर आप एक्टिव इग्नोरेंस रखेंगे बच्चे को, सिर्फ उस वक्त आप रीइंफोर्स करेंगे जब वो बेहतर रवैया कर रहा है, और बिल्कुल टोटली इग्नोर करेंगे जब वो नहीं सुन रहा आपकी बात। और हाँ, आप उसकी जो है इंसेंटिव्स जो उसको उसके बदले में दे रहे हैं वो आप रोक देना। आपका बच्चा डिपेंड तो आप पे कर रहा है, व्हाई डोंट यू स्टॉप दैट इंसेंटिव्स। रिस्पॉन्स कॉस्ट एक हमारे पास टेक्निक होती है जो हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, जिससे हम उसके जो फेवरेट टॉयज और फेवरेट चीज़ें है ना, अगर वो हमारे साथ कंप्लाई नहीं कर रहा होता, कंप्लायंस शो नहीं कर रहा होता पेरेंट्स के साथ, तो वो हमसे ले लेते हैं। मतलब उसको पता होता है कि मुझे ये अगर मैं ये वालिदैन के अकॉर्डिंगली अच्छा बिहेव नहीं करूँगा तो फिर मुझे ये वाली चीज़ अपनी खोनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा अपने घर में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक हो गया। आमना, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, और हमें जो है बता रही थी, हमारा तस्फिया भी आपने करवा दिया कि स्क्रीन टाइम अगर हो जाए, माँ बाप ये देख लें कि इतने घंटे के लिए बच्चों को दे दिया जाए तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो फरा, एक ना बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। ये सुन के PIA का जो है ना दिमाग में एक चीज़ आती है कि अच्छा हाँ ये तो PIA से रिलेटेड है, लेकिन अभी भी जो है ना PIA की बड़ी नेगेटिव खबरें आती रही हैं। अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं यहाँ पर, और ऐसा एक चीज़ हुई जिसको आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अब वो मैं आपको बताऊँ क्या है कि एक शख्स कराची आया दुबई से,
और अपने अच्छे खासे पैसे 21,385 इमाराती दिरहम जो थे वो भूल गया, और वहाँ पर जो हमारी एयर होस्टेस थी जिनका नाम बुशरा सलीम है, उनको वो पैसे मिले और उन्होंने उसी तरह वो मैनेजमेंट को दे दिया। वाह बुशरा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, और वो फिर मैनेजमेंट ने दिया, और फिर सीईओ साहब ने जो है ना उनको फ़ोन भी किया और उनको शाबाश दी और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये उन्होंने तो कम कहा, मतलब हम पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये है वो असल चीज़ें जिसको हमें देखना होता है किसी भी इंसान में। वो वैल्यूज़ ये तो कोई उन्हें देख तो नहीं रहा था ना। हाँ। कि अगर वो आराम से वो पैसे अपनी जेब में डाल के कहीं चली जाती तो शायद उनको कोई पकड़ में भी ना आता। बहुत सारे लोग तो गिरी हुई चीज़ें ये सोच के उठा लेते हैं, हाँ गिरी गई है, कि हमें तो पड़ी हुई मिली है, अल्लाह की ज़मीन से मिली, हमें तो पड़ी हुई मिली है, हमने कौन सी चोरी की है। और बहुत सारे लोग वो भी हैं हमजा जो चोरी करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो डेलिब्रेटली महंगाई करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो खौफ खुदा भी नहीं है, वो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए उसकी मखलूक के साथ रहम का जज्बा भी नहीं है। सो वो लोग बहुत कीमती और बहुत खूबसूरत होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर की सूरत में हो सकते हैं, वो सफाई करने वाला बहुत अच्छा हो सकता है कि वो जब करता है अपना तो पूरा दिल से करता है, 100% करता है, उसमें डंडी नहीं मारता, उसमें वो कोई जो है चोरी नहीं करता, उसमें वो कोई कमी नहीं रखता। तो हमारी आज की जो हीरो हैं वो बुशरा सलीम है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया। वी आर प्राउड ऑफ यू। और उससे बढ़ते हुए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जेंडर, उसमें मैं आई एम जैसे कहना चाहिए ना, एक उससे भी बढ़कर इस पे फ़ख्र है कि एक खातून है आप, और आपने पूरे पाकिस्तान का, लेकिन ख़वातीन का सर भी बहुत फ़ख्र से बुलंद किया कि हमारी ख़वातीन हैव बेटर वैल्यूज़ एटलीस्ट, कम से कम मर्दों से बहुत सारी मानना भी पड़ेगा। और हम मानते भी। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अक्टूबर का महीना है। इस महीने में 12 हमने अभी आपसे बात की, मुख्तलिफ फोरम से बात की जाती रही। वज़ीर आज़म हाउस जो है उसको भी लिट किया गया पिंक कलर में, क्योंकि मतलब ये है हमारे अंदर ये आगाही हो कि पाकिस्तान में ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा है। एशिया में सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं और इसकी वजह से मौत का शिकार होती हैं वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं। ये बहुत अहम इशू है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। अक्टूबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना। खातीन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम मरज। एशियाई खातीन में मूजी मरज की शरह सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। स्टेट बैंक ने कम आमदनी वाले अफराद को बड़ी खुशखबरी सुना दी। 12,000 रुपए अदायगी करने वाला शहरी भी अपना घर ले सकेगा। बैंक 30 दिन में कर्ज देने का फैसला करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज देहाती औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दही औरत की जिंदगी एक जहद मुसलसल, इम्तियाजी सुलूक का निशाना, तालीम में पीछे और तिब्बी सहूलतों से भी महरूम। जी जनाब, सबसे अहम मामला यही है ब्रेस्ट कैंसर का, और पाकिस्तान में फ़राज 40,000 ख़वातीन जो हैं सालाना मौत के मुंह में चली जाती हैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और अहम मामला कि इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती, बहुत हम लेट हो जाते हैं। क्योरेबल है अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए। और पहली जो हमने हेडलाइन पढ़ी उसको आखिरी से जोड़ेंगे। देही जो ख़वातीन है ख़ास तौर पे, चूँकि पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देहात में रहता है, वहाँ पे ख़वातीन आगाह नहीं है कि कैसे उन्होंने अपने आप को एग्जामिन करना है ताकि इस मर्ज़ को जल्दी पकड़ा जा सके। इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, शौकत खानम के एक्टिंग CEO हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा सर, क्यों ख़वातीन में शरह अम्वात ज़्यादा है, पाकिस्तान में तनासुब ज़्यादा है इस मर्ज़ का शिकार होने का? कैसे हो गया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बेबस्ता जो है इससे ख़वातीन जो कि बच सकती हैं नहीं बच पाती? जी शुक्रिया। जैसे हमने सुना, पाकिस्तान में जो औरतों में, ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है वो सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो और तशख़ीस हो और इलाज किया जाए तो वो मुकम्मल काबिल इलाज है। 100% तकरीबन इलाज हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ लेट डायग्नोज होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि गिल्टी अगर है छाती में तो उसका मतलब क्या है या क्या मतलब हो सकता है।
ख़वातीन शर्माती हैं, डॉक्टर के पास जाती नहीं, घर वालों को नहीं बताती, उम्मीद करती हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, उसमें वो अक्सर लेट हो जाती हैं। और ज़्यादातर फिर जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास फाइनली वो इतनी लेट स्टेज में होता है कि फिर मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता अक्सर। अच्छा डॉक्टर साहब, पॉलीसिस्टिक ब्रेस्ट भी होती है जी। और ख़वातीन जो है वो चूँकि वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि महीने के मुख्तलिफ औकात में उनको मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स हो सकती हैं, क्या ये वजह है लाइट लेने की, या इसकी कुछ टैबूज़ हैं कि जिसकी वजह से वो समझती हैं कि नहीं ये तो शर्म की बात है, या इसको लेके किसके पास जाएं, और अगर किसी खातून को ऐसा महसूस हो तो उसे किसके पास जाना चाहिए? अगर सबसे ज़रूरी ये है जी कि 20 साल की उम्र के बाद सब ख़वातीन को अपनी छाती का महीने में एक दफ़ा ख़ुद मुआयना करना चाहिए हाथ से। कोई गिल्टी महसूस हो तो उसको ये ना समझें कि ये ऐसी कोई ऑर्डिनरी चीज़ है। और अगर स्किन में चेंजेस हों या कोई डिस्चार्ज हो रहा हो या दर्द हो रहा हो या गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। किसी और को दिखाने का फ़ायदा नहीं है। घर में मशवरा बहन भाई वालदा एट्सेट्रा ठीक है, उनको बताएं ज़रूर, छुपाएं मत, लेकिन मेडिकल एडवाइस ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ताकि उसकी सही तशख़ीस हो सके। पॉलीसिस्टिक ब्रेस्ट या और जो बीमारियां हैं वो होती ज़रूर हैं लेकिन वो अनकॉमन है, वो सबसे कॉमन कॉज नहीं है इस चीज़ का। और कोई भी गिल्टी महसूस हो तो समझना यही चाहिए कि ये खुदा न खास्ता कैंसर ना हो, उसको फ़ौरन चेक करवाना तो डॉक्टर साहब एक चीज़ ये समझी जाती है कि इसमें पेन नहीं होती है, तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि पेन ना होना, फिर पेन ना हो तो हम उसको सीरियस भी नहीं लेते हैं, ये चीज़ बता दीजिए। अक्सर वाकई अर्ली स्टेजेस में पेन नहीं होता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो गिल्टी ख़तरनाक नहीं हो सकती। पेन ज़्यादातर लेटर स्टेजेस में होता है, तो अगर पेन हो रहा हो तो वो तो बहुत ख़राब साइन है, उससे बहुत पहले हमें मदद देखनी चाहिए कि अगर डॉक्टर को दिखा के तो तशख़ीस सही तरह की जाए। अगर कैंसर नहीं है तो उसका इलाज हो जाएगा एंटीबायोटिक से या कोई और चीज़ से, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कैंसर है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। तो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, आप क्या देखते हैं, क्या फ़र्क आया इसके अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, इसका फ़ायदा हो रहा है? जैसे आपने कहा अभी भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं और बहुत ज़्यादा ख़वातीन फौत हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से, लेकिन नेवरदलेस हमारे यहाँ शौकत खानम में हमने देखा कि 2003 में 50% से कम मरीज़ ऐसे होते थे जो अर्ली स्टेज में आते थे, स्टेज 0, 1 या 2 में। पिछले साल वो फीसद 77% थी। ज़्यादा मरीज़ अब अर्ली स्टेज में आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली शौकत खानम में हमारे 2 अस्पताल हैं, लाहौर में, पेशावर में, अब हम कराची में बनाना शुरू किया हमने। हमारे यहाँ तकरीबन 10,000 मरीज़ आते हैं हर साल कैंसर के, जबकि 1.5 से 2 लाख नए कैंसर हैं पाकिस्तान में हर साल। और आपने जैसे कहा कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, शौकत खानम में 22% जो मरीज़ हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। बिल्कुल सही। वो बहुत सारे और मरीज़ हैं जो हमारे तक नहीं पहुँचते, तो हम बाकी जगह का नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ छाती का मुआयना काफ़ी है या फिर कुछ ख़ास टेस्ट भी हैं जो कि रिपीट करवा लेने चाहिए, और किस उम्र से ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है? 20 साल की उम्र के बाद सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद अपनी छाती का हाथ से मुआयना, और 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी होनी चाहिए। मैमोग्राफी एक ख़ास किस्म का एक्सरे है जिससे गिल्टी नज़र आती है जो महसूस ना भी हो रही हो, यानी कि स्क्रीनिंग। आपको तकलीफ कोई सिम्टम्स ना भी हों तो आपको मैमोग्राफी करवानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब रीजंस क्या हैं, क्या इसको जो क्योरेबल है या उसको पहले प्रिवेंट किया जा सकता है, और जेनेटिक के हवाले से बताइएगा उसको रोकने का कोई तरीका है? प्रिवेंशन का अभी तक हमें कोई तरीका नहीं पता, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि तशख़ीस जल्दी की जाए ताकि वो मुकम्मल इलाज हो सके। 90% जो ब्रेस्ट कैंसर होती हैं उनकी कोई ऑब्वियस कॉज नहीं होती। 10% केसेस में फेमिलियल होता है, यानी कि वो ख़ानदान में चलता है। आपकी वालदा को है तो आपको ज़्यादा रिस्क होगा, बहन को, खाला को एट्सेट्रा, और उसकी जेनेटिक कॉजेज़ हैं। उस पर हमने काफ़ी रिसर्च भी की है। BRCA1 और BRCA2 जीन्स हैं जिनकी म्यूटेशन की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ये है जेनेटिक कॉज। हमारे यहाँ ये शायद थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत होती हैं और उससे ये रिस्क बढ़ जाता है कि वो जीन आपको दोनों तरफ से आ सकती है। जो चीज़ें हमारी रिसर्च में हमने देखा है जो हेल्प करती हैं इसको, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करें 2 साल से ज़्यादा तो उसके जो बाकी फ़ायदे हैं, उसके अलावा एक ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। अच्छा, सो इसका मतलब है कि बच्चों को दूध पिलाना अल्लाह ताला ने उसमें एक ख़वातीन के लिए भी हिफाजत रखी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जेनेटिक आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि किसी के ख़ानदान में फूफी को, नानी को, किसी भी फीमेल खातून को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो क्या ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है, उन्हें ज़्यादा मुहतात रहने की? उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो हमने स्टेप्स बताए हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी, वो ज़्यादा ख्याल करें उसके बारे
बारे में। अगर एक से ज़्यादा आपका रिलेटिव हो, कि 2 या उससे ज़्यादा रिलेटिव्स हों, फिर कंसिडर करना चाहिए कि आपकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाए। ये ब्रैका टेस्ट जो है, और ये अब हमारे यहाँ शौकत में अवेलेबल भी है, मुल्क भर में हम ये ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये वही टेस्ट है शायद जिसको एंजेलिना जूली ने करवाया था, एंड देन शी गॉट हर सेल्फ ऑपरेटेड, फेयरिंग के ये बढ़ ना जाए। सो वहाँ पर तो इस दर्जे अवेयरनेस है, लेकिन आज हम देही खवातीन की बात भी कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये मेमोग्राम जैसे आप बात करें, ये भी तो हर शहर में मौजूद नहीं है। सो बहुत सारी खवातीन तो इसको अवेल भी नहीं कर सकती अगर चाहें भी तो। जी, सो मेमोग्राफी का रोल डायग्नोसिस में भी है, लेकिन असल तो स्क्रीनिंग के बारे में हम बात करें तो कम से कम अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो सेल्फ एग्जामिनेशन तो सब कर सकते हैं। अपनी छाती का खुद महीने में एक दफ़ा हाथ से मुआयना सब कर सकती हैं खवातीन, और कोई गिल्टी महसूस हो तो वो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई खास टाइम पीरियड भी है? बिकॉज बताया जाता है कि आपने कभी भी महीने के किसी भी टाइम पे आप कर लें। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके एक ही टाइम में हर दफ़ा करनी चाहिए। ठीक है, उसी टाइम पे आप हर दफ़ा अपने आप को एग्जामिन करें और फील करें। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी बताइएगा कि लोग इस चीज़ से भी डर जाते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन के यहाँ ना एक इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने ऊपर पैसा भी नहीं लगाना चाहती। वो कहती है मैं हकीम से, दम दरूद से, दवाई से, सस्ता इलाज से मैं ठीक हो जाऊँ, आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ। तो इसके बारे में बताइएगा। सो या दैट्स ट्रू, ये एक्सपेंसिव तो है। ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी कैंसर का इलाज एक्सपेंसिव है। शौकत खानम में तो हम 75% लोगों का बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं हर साल। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी इलाज होता है इसका। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो उसके इलाज के खर्चे पे भी कम होता है फिर, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इतना ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता। बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया, जो खौफ है ट्रीटमेंट का, क्योंकि पुराने ज़माने में ये था कि कीमोथेरेपी जो दवाइयाँ देते हैं उससे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, तबीयत ख़राब होती है। अब बहुत बेहतर दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स या कम हैं, या हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल होते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज टिपिकली कीमोथेरेपी या दवाइयों से होता है, फिर सर्जरी से, और फिर बिजली की शुआओं से। बट सर्जरी भी पहले बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटिंग होती थी, पूरी छाती उतार देते थे। अब वो बहुत कम होता है। अमूमन हम कीमोथेरेपी से पहले ट्यूमर को छोटा करते हैं और फिर सिर्फ जो लंप होता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कोई डिफॉर्मिटी या कोई वो भी नहीं होता। और वो भी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी वहाँ पे हो सकती है, प्लास्टिक सर्जरी में आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, शौकत खानम एक जिसे कहना चाहिए कैंसर के बारे में एक हाईएस्ट लेवल का जो है हॉस्पिटल है, कम है जैसे आपने कहा, लेकिन ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं वो उतनी ही अच्छी हैं जितनी पूरी दुनिया में कैंसर को ट्रीट करने की दी जाती हैं, खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर की। जी, ब्रेस्ट कैंसर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ हम लैक करते हैं जो कॉमनली अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं बाहर के मुल्कों में। कोई नई ड्रग का कोई ट्रायल अगर हो रहा हो किसी वेस्टर्न कंट्री में तो वो और चीज़ है, पर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो सारी अवेलेबल हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस टैबू को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जिसका फ़रा ने भी जिक्र किया कि मर्द हजरात के साथ बात होगी तो वही लेके जाते हैं ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर, तो वो मर्द हजरात की अवेयरनेस के लिए कितना ज़रूरी है, उनको समझाना कितना ज़रूरी है, ये टैबू किस तरह ख़त्म हो सकता है कि इसके बारे में बात की जा सकती है। सो आप जो ये बात कर रहे हैं हमारे साथ आज, मीडिया का इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जब शौकत खानम खुला था 25 साल पहले तो हम ये बात भी नहीं कर सकते थे टीवी पे। ब्रेस्ट कैंसर कहना ही टैबू था या अलाउड नहीं था। तो अब ये बहुत बेहतर है। हर साल हमने अवेयरनेस का बताया कि कितनी ज़्यादा हो गई। आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और आदमी भी ये खबर सुने तो वो अपने घर में भी जाके बताएं लोगों को, और आदमियों में भी उतना ही रिस्क है लेकिन ऑब्वियसली कम होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो सबको बात करने की ज़रूरत है, और एक्चुअली एक महीना नहीं, रोज़ाना ये बात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ये बीमारी है और हमारे यहाँ यंग औरतों को होता है। 40 साल की उम्र पीक इंसिडेंस है हमारे यहाँ, जबकि वेस्ट में, यूएस में फॉर एग्जांपल 70 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। क्या रीजंस क्या हैं? इसकी हमारी एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, दूसरा हमारा ख्याल है कि ये जो कज़न मैरिजेस वगैरह हैं इसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, बट ये भी फुली हमें अभी नहीं पता कि अर्ली क्यों। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और जो वजह होती है ना, ख़वातीन मर्द डॉक्टर के पास जाके इस तरह की बात डिस्कस करने में भी हिचकिचाहट का शिकार होती है, और राइटली सो। हमारा ख़ानदानी निज़ाम इस किस्म का है। तो क्या इस फैसिलिटेशन पे भी गौर किया जाता है कि ख़वातीन ही एग्जामिन करें, वही डील करें, ताकि वो खुलकर अपनी बात जो है उनको बयान भी कर सकें और कंफर्टेबल भी फील करें? या आई थिंक ये नेचुरल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ही शायद ऐसा होता हो कि ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी फीमेल रेडियोग्राफर। सो जैसे हमारे यहाँ जो मेमोग्राफी होती है वो सारी ख़वातीन करती हैं। हमारे यहाँ ब्रेस्ट सर्जन्स जो हैं उनमें से जो सबसे हमारी सीनियर ब्रेस्ट सर्जन है वो भी ख़वातीन औरत ही हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत सारी ख़वातीन हैं।
बट यू नो डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि सबसे अच्छे डॉक्टर या सबसे अच्छे हॉस्पिटल के पास जाएं, क्योंकि ये जान का मामला है। बिल्कुल सही। तो ये शर्म वगैरह ठीक है, बट यू नो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़, जबकि ज़िंदगी कम। तो डॉक्टर साहब, आप एक मैसेज क्या देंगे सब लोगों को इसके अवेयरनेस के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है जी कि अगर आप हर महीने अपना मुआयना करें छाती का, कोई गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन दिखाएं किसी को, अपने घर में किसी को बताएं कि ये है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, या खुद चली जाएं डॉक्टर के पास। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अर्ली स्टेज में बिल्कुल मुकम्मल इलाज मुमकिन है। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस कर दी, इसकी ग्रोइंग स्पीड भी बता दीजिए, क्योंकि ख़वातीन डिले करती हैं। अच्छा, मैं आज बताती हूँ, एक हफ्ते बाद, अगले महीने भी देखूंगी, एक महीना और इंतज़ार कर लेती हूँ। सो कितना जल्दी इसको पिक करें? इसको अगर एक चंद हफ्ते की डिले हो, 1-2 हफ्ते, तो वो तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। महीनों की डिले तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बल्कि बेहतर होगा कि जैसे ही महसूस हो आप अगले दिन जाके दिखाएं। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि एक दिन में डबल हो जाएगा, बट ये डिले करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर थे, आपने हमें बताया, पूरी कौम को बताया जो मसाइल हैं और जिस पे बात नहीं की जा रही उस पर हमने बात की, और आपसे काफ़ी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हमें भी मिली और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मिली। और डॉक्टर आसिम यूसुफ जैसे जो डॉक्टर्स हैं ना, जो पूरी दुनिया में अपने स्किल सेट की वजह से, अपने उसकी वजह से रखते हैं, वी आर रियली जैसे कहना चाहिए थैंकफुल एंड प्राउड कि पाकिस्तान के पास अब ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी हस्पताल, ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं। सो एतमाद के साथ आप जो है वो अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हुए ज़रूर कोशिश करें कि आगे जाएं, अपने जो भी मसला हो उसको बयान करें और उसका इलाज हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज मौजूद नहीं है, और शर्माना नहीं है, इस पर बात करनी है और इसका इलाज करना है। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, उसके विदा से। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो हम सब के अपने हाथ में है उसका हल, लेकिन हम करते नहीं हैं। अब पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई गई और हमें इल्म भी हुआ कि पाबंदी लगाई गई, लेकिन अमल नहीं किया किसी ने। हर एक शख्स जो है उसके पास एक्सक्यूजेज हैं कि क्यों उसको शॉपिंग बैग के बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता। और ऐसा हर जगह पर है। इस्लामाबाद में पाबंदी लगाई गई 2019 के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कराची और लाहौर अदालतों ने कह दिया, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बात सामने आई, लेकिन आपको मिलता है और आप मना भी नहीं करते। अगर दुकानदार आपको वो दे रहा है ना प्लास्टिक बैग, आप उसको मना नहीं करेंगे। क्यों? अगर मना करेंगे तो जो दूसरी दुकानें, आप बड़े मॉल्स पर जाएं जी, सर बैग करेंगे आप, ये 60 रुपए का है, ये 80 रुपए का, ये वाला मामला है। तो हम इसको जो है ना कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उसमें थोड़े से इश्यूज़ भी होते हैं। एक दफ़ा मैं वो गई मुर्गी की शॉप पे, तो वहाँ पे उन दिनों पे शॉपिंग बैग पे पाबंदी थी, तो उन्होंने एक ना ब्राउन बैग दिया। अच्छा। अब वो ब्राउन बैग में गोश्त है वो फौरी तौर पर गिर जाता है, तो आपको समझ भी नहीं आती कि फिर आप क्या करें। फिर आपको ख़रीदने पड़ते हैं वो एक्स्ट्रा बैग जो कि वो कह रहे होते हैं, और चूँकि हर बंदा जो है वो उसमें बचत की उसमें होता है सूरत हाल में, तो इसलिए फिर उन्हें अच्छा लगता है कि ये शॉपिंग बैग्स ही अच्छे हैं जिसमें हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते। लेकिन ये मामला जो है ये टेकअप किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में भी इस पर बात हुई। कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर सितारा एयाज ने कहा कि आलमी फोरम्स पर हम बताते हैं कि पाकिस्तान में शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी लगा दी गई है, खबरें भी चल रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इस्लामाबाद की बात कर लें जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर भी शॉपिंग बैग अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आगे से जवाब उनको ये दिया गया फरा कि क्योंकि जो है कोरोना वायरस आ गया था, तो हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करवा सकें। 2019 में ये बात शुरू हुई थी और फिर कोरोना वायरस की बात की गई कि उसकी वजह से है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेनेटर्स ने इस पर बात की है, तशवीश का इजहार किया, और ये बात कि भाई हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खुद जब जाते हैं तो हमें बाजार में ऐसी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। और इतनी खतरनाक चीज़ें हमजा कि ये डिकम्पोज नहीं होता, ये ज़मीन में जाए तो ज़मीन को जहरीला कर देता है। आप इस्लामाबाद समेत किसी भी बड़े शहर में चले जाएँ तो आपको वहाँ कूड़े के ढेर पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलेगी वो शॉपिंग बैग्स हैं। हर रोड के किनारे पे हमें मिलेंगे। हम कुछ भी खाते हैं उसके बाद हम उसे वहीं पे फेंक देते हैं। ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला है। आपको पता है हम बहुत इंसेंसिटिव है इस बारे में। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि पाकिस्तानी नहीं थी, और हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे, नथिया गली की तरफ जा रहे थे, और
और वहाँ पे गुलजी का एक बड़ा खूबसूरत सा हट है, अगर आप कभी वहाँ जाके रखें। मुझे पता था कि फरहान ने मुझसे पूछना जरूर है कि आप उधर आपने देखा, आप उधर गए जी? देखा है। हाँ जी। तो हम वहाँ पे उस दिन हमने वहाँ पे रुकना था, तो जाते हुए हमने फल लिए और उसके बाद मैंने देखा कि उसने दरवाज़ा खोल के तो उसने छिलके फेंके, तो मैंने उससे कहा कि अपने मुल्क में तो तुम नहीं फेंकती हो, तो ये हमारा मुल्क तुम्हें लग रहा है कि यहाँ फेंका जा सकता है? तो उसने कहा कि ये जो है ना बायो वो है डिजनरेट होने वाला ऐसा वो गंद है जो आप फेंक सकते हैं। उसने कहा कि शायद यहाँ पे इजाजत है। हाँ, नहीं उसने कहा कि ये ज़मीन में हल हो जाएगा, इसलिए इस कूड़े को हम यहाँ पे फेंक सकते हैं ज़मीन में। शॉपिंग बैग उसने लपेट के गाड़ी में रख लिया, उसने कहा ये वो चीज़ है जो हमें नहीं फेंकनी है। तो ये एक सेंस जो कि लोगों के अंदर मौजूद है दुनिया में, वो अपनी ज़मीन, अपने मुल्क, अपनी आबो हवा, अपने अखलाकियात, अपनी वैल्यूज़, हर एक चीज़ का ख्याल करते हैं, हम नहीं करते। पाकिस्तान में 50 अरब जो है ना उसके करीब सालाना शॉपिंग बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो रिसाइकिल नहीं हो सकती है। कभी हम समुंदर पे देखते हैं तो वही मसाइल होते हैं। इसी पर बात करेंगे, चेयरपर्सन ही इस कमेटी की, सेनेट की कायमा कमेटी की हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सितारा याज साहिबा। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सितारा याज साहिबा, बताइएगा कि हुकूमत शॉपिंग बैग्स पर जो पाबंदी की बात भी कर रही है लेकिन उसमें नाकाम क्यों नज़र आ रही है? जब ये मामला उठाया गया तो आपको क्या जवाब मिला? जी बिल्कुल, प्लास्टिक माफिया बहुत ज़्यादा है और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक इसको अगर आप प्लास्टिक बैग्स जो बंद कर रहे हैं वो बाहर से और प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं। जब तक पूरे पाकिस्तान में इसको आप बैन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ इस्लामाबाद में आप इसको बंद करें। इट इज़ द सेम लाइक जिस तरह आप देखते हैं कि आपके नर्खनामे लगे होते हैं और आप जाते हैं तो वहाँ पे हर वक्त लड़ाई मार कुटाई होती है। तो शुरू में बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुआ था इसका, लेकिन बाद में बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर हैं जो इसमें बैन नहीं लग सका है। अच्छा, आपको ये भी बताया गया कि कोरोना की वजह से इस पे अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। ये कोरोना और ये अमल दरामद ना हो पाने के दरमियान क्या रिलेशन बताया गया, क्या जस्टिफिकेशन है जो कि दी गई कि क्यों नहीं हो पा रहा? आप तो प्लास्टिक माफिया का जिक्र कर रही हैं। जी, हमें यही बताया गया है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस खराब हुए हैं और अभी जब हम जाते हैं कि हम उनको कहते हैं जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनके पास जाते हैं कि जी आप ये बंद है, तो आगे कहते हैं हमारे तो ऑलरेडी कारोबार खराब हो रहे हैं, अब आप हमारे ये प्लास्टिक का भी कर रहे हैं, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है किसी को भी सौदा सख्त देने के लिए। तो दूसरा ये है कि जो छोटे वेंडर्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा कहते हैं कि इफेक्ट हुए थे कोरोना की वजह से, उस वजह से इनको खुद भी मसला आ रहा था। जी ठीक है, इजलास जी सेनेटर साहबा, इजलास में ये भी बताया गया कि जो डीजल इस्तेमाल हो रहा है वो यूरो 2 के मयार का नहीं है और फिर जो खुली फजा में चीज़ों को आग लगा दी जाती है उससे जो आलूदगी बढ़ने का खदशा होता है, इस पर कमेटी पहले भी बात कर चुकी है। तो जब कमेटी बात करती है, अहकामात देती है, तो क्या उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता? बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि सर्दियों में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम आ रहा है और बहुत इसलिए कि चीज़ें जो जलाई जा रही हैं उस पर कोई कानून इस वक्त नहीं है जो उसको स्टॉप कर सके। दूसरा, हमारा जो इस्लामाबाद का EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो हमारे यहाँ पे है वो फुली इक्विप्ड भी नहीं है कि वो जाके इसको बंद कर सके। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हमारे पास एक अहम चीज़ें जो है वो आती है। फिर डीजल का जो है अभी तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, जो हमारी गाड़ियों का जो धुआं है उस बहुत ज़्यादा माहौल की आलूदगी है और ये जो चीज़ें टायर्स जल रहे हैं। आज भी मुझे किसी ने कहा कि रावल टाउन के अंदर वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे गंदगी को भी जलाया जा रहा है और टायर्स और ये सारी चीज़ें जला रहे हैं। तो इसके लिए जो है इसके लिए एक अभी हम कानून भी काम कर रहे हैं। ठीक है साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी, मामला वो भी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इस पर अमल दरामद जो है नहीं हो रहा। इससे ये इज्तिमाई रवैया ना, रवैये कैसे बदलें? पाबंदी तो लगा दी जाती है मगर आपने अमल तो इंसानों नहीं करना है ना। ये हमारे हाथ में सोच नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ब्रेक में अगर मैं हमजा से पूछती अब पूछ लेती हूँ। हमजा जी जी, 2 मुहावरे हैं। नंबर 1 जहाँ चाह वहाँ राह, नंबर 2 शौक दा कोई मुल नहीं। शौक दा कोई मुल नहीं, ये किस किस चीज़ पे लागू आता है? ये हर चीज़ पे आता है जो चीज़ आपको पसंद हो, लेकिन आज ये फिट पता है किस पे आ रहा है? बागबानी पे फिट आ रहा है। और उस बागबानी पे जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, इसलिए कि आपने देखा होगा, आप लाहौर में भी आप चले जाएं तो कहीं आपको ग्रीन वॉल्स नजर आती हैं। हाँ। बड़ी फैसिनेट करती हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ऐसी जगहों पे जैसे छत है आपकी, उस पर आप बागबानी करें, उसको आप ग्रीन छत बना सकते हैं पूरी लॉन की तरह, उस पर आप मुख्तलिफ चीज़ें उगा सकते हैं और ये सब जो शौकीन है वो कर रहे हैं। और खुसूसी तौर पर शहरों के अंदर देखा जाए ना फरा, लोग ये शिकवा करते हैं कि जी हमारे पास तो लॉन नहीं है, इतनी जगह नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब ये जो छत के ऊपर का कॉन्सेप्ट है ना, वो जो भी छोटा भी घर है उसके पास छत तो मौजूद है, आप छत पे बागबानी करके अपना शौक पूरा कर और सकते हैं। बड़ा सेफ भी है। अच्छा, आपको नहीं पता कि आपने अच्छे पौधे घर से बाहर लगाए हो, लोग वो निकाल के भी ले जाते हैं। आपने एलोवेरा लगाया हो तो खवातीन मोहल्ले की बिल्कुल नहीं छोड़ती उसको। और कोई फ्रूट लग जाए उस दरख्त के ऊपर तो कहते हैं ना, जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। तो इतने पत्थर आते हैं कि आप उस परेशान हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ों से इमोशनल अटैचमेंट होती है। मेरे घर के बाहर एक दरख्त लगा हुआ है, कल मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, वो रो रहा था तकरीबन कि उसके पत्ते सारे उतार दिए साथ वालों ने। मैंने कहा बेटे वो पत्ते गिर रहे होंगे तो उन्होंने उतार दिए। नहीं, उन्होंने क्यों उतारे हैं? अब वो उनको समझाना मुश्किल था कि अटैचमेंट होती है आपकी कुछ चीज़ों से। कुछ दरख्त आपके लिए बहुत प्यारे होते हैं, बहुत आपको अजीज होते हैं। और ये पूरी एक एक्टिविटी है। और फरा ये जो शौक है ये हर किसी को नहीं है, लेकिन जिस किसी को भी है उसको फिर ये ऐसा शौक है कि शौक दा कोई मोल नहीं है, वही वाला हिसाब है। डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान हमारे साथ हैं, चेयरमैन है PRC के, जो हमें बताएंगे, क्योंकि वो खुद भी चेयरमैन तो है ही PRC के, लेकिन खुद भी वो गार्डनिंग करते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब, सुबह बखैर, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम फ़रा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मुद्दों किया इस प्रोग्राम में। सर बताइएगा, आपकी छत देखना चाह रहे हैं हम जल्दी से कि आपने क्या क्या कुछ अपनी छत पे लगाया हुआ है। जी फ़रा, मैं आपको बताऊं कि जहां से आपने अभी बात मैंने सुनी कि आपने कहा कि शौक दा कोई मोल नहीं, असल बात ये है, ये मुझे तकरीबन ये एक छोटा सा इलाका है, इसे कहते हैं शहजाद टाउन। काफ़ी मशहूर भी है कई हवालों से। यहाँ ये तकरीबन 8 मरले का घर है और ये बिल्कुल सही मैंने सुना और ये सही कहा गया कि ये छोटे घर जिनमें लान नहीं होते उनका ये मॉडल है। तो मैं यहाँ तकरीबन 17 साल से रह रहा हूँ और तकरीबन मुझे ये रूफ गार्डनिंग जो करते हुए भी 7 साल 8 साल हो गए हैं। अच्छा। और ये मॉडल हम कई दफ़ा लोगों को ला के दिखा चुके हैं और मेरी ख्वाहिश है एज ए चेयरमैन भी कि लोग इस मॉडल को अपनाएं और इससे बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं और उससे मुस्तफ़ीद हों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई बड़ा लेबोरियस जॉब नहीं है। आज आपकी जो टीम थी इन्होंने यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़े से इन्होंने यहाँ क्लिप्स भी लिए हैं, लेकिन सी के मेरे ख्याल आधे घंटे में जो मैंने अगले 6 महीने में जो इस घर से मैंने छत से मैंने वेजिटेबल हार्वेस्ट करनी है उसकी मैंने प्लांटिंग की है आज। और 2 घंटे मैंने पहले लगाए होंगे इसकी ज़मीन की तैयारी में। तो ये बड़ा एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा देखने वालों को दिखा दीजिए इस वक्त कि कैसे करना है, क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, क्या चीज़ें। हाँ, मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये फोकस भी कर रहे हैं। अगर आप ये देखें तो ये इसके थर्मोकोल के गमले हैं, ये बेसिकली पैकिंग है। अच्छा। इसमें बेतहाशा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में भी जो सस्ता है। तो ये पैकिंग है जो आमतौर पे ज़ाया हो जाती है। तो इस पैकिंग के ये जो डब्बे हैं ये यूज़ किए गए हैं। इनमें को तकरीबन 8-10 साल पहले मिट्टी डाली गई थी, वही मिट्टी है और इन्हीं में पौधे जो है लगा। अगर आप देखें तो ये आज ही इसकी थोड़ी सी ज़मीन को तैयार करके तो इसमें हमने ये पौधे जो है ये कॉलीफ्लावर के या गोभी के पौधे लगाए हैं जिसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं और मुख्तलिफ़ सलाद आज लगाए हैं हमने। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मेरे जहन में ना यही आ रहा था कि छत पे इतना वजन गमलों का देखने में ऐसे लग रहा था जैसे सीमेंट की बनी हुई क्यारियां रखी हुई हैं आपने, लेकिन ये स्पेशल बनवाए गए, ये नर्सरियों पे इस तरह से दस्तयाब होंगे, कोई भी जाके मांगे तो। ये मैडम बेसिकली NIH जो हमारा अदारा है वहाँ आती हैं वैक्सीन,
उनकी ये पैकिंग है। ये पैकिंग यहाँ से भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमने इसके और मटेरियल भी यूज़ किए हैं हमारे इदारे ने कि इसका प्लास्टिक की जो बड़ी लाइट शीट से तैयार की जाती है ना, एक क्यारियाँ, वो भी हमने तैयार की हैं। अच्छा। तो आप उसको मल्टी स्टोरी भी बना सकते हैं वर्टिकल के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा कम जगह है तो आप 3 या 4 स्टोरीज में भी छत के ऊपर उसको लगा सकते हैं। बड़ा लाइट मटेरियल है। ये हार्डली मेरे ख्याल कोई 300-400 ग्राम इसका वजन होगा। बाकी मट्टी है इसमें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ये बड़ा महंगा शौक है, हर शख्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी अफोर्डेबिलिटी के हवाले से भी बता दीजिएगा। इसमें जो सर जो बहुत महंगी चीज़ है कि आपकी मोटिवेशन लेवल, अच्छा, आपकी इंस्पायरेशन, आपका शौक, आपका इंटरेस्ट, ये सबसे महंगी चीज़ है। बाकी सब कुछ सस्ता है। मट्टी एक ही दफ़ा डालनी है। मैंने कहा 8 साल पहले डाली थी तो कोई 2-3 हज़ार रुपया खर्च आया होगा अगर मैंने बाज़ार से ली भी थी या जो अवेलेबल है नर्सरियों पे। तो बाकी इसका हर साल इसके जो पत्ते हैं उसी पर डाल दिए जाते हैं। जो हम फसल ले रहे होते हैं वही गल सड़ के इसकी खाद बन जाती है। ठीक है। तो थोड़ी बहुत अगर हम मैन्योर लाते भी हैं बाहर से तो वो इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती। ठीक है। तो हार्डली इसका जो खर्चा है जो पौधों के ऊपर है, जैसे हम TRC हमारा दारा है तो वो ये पौधे तैयार करके देता है। तो अगर आप ये देखें तो ये जो नर्सरियाँ हैं ये तकरीबन एक ख़ानदान के लिए अगर वो परचेज़ करना चाहे 2 महीने की तैयार नर्सरी तो ये 500 से 1000 रुपये तक इसकी कीमत है। और आप खुद देख लें कि 6 महीने आपने सब्ज़ी खानी है अपनी छत से तो 500-600-700 तो बरखा आपका एक हफ्ते में सब्ज़ी आप पे खर्चा कर देते हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत इकनॉमिकल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मॉर्निंग यहाँ थोड़ा सा आज तो आपके शो के लिए ज़रा लेट यहाँ खड़े हैं छत के ऊपर, वरना ये सुबह नमाज के बाद ये बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। जब आप नेचर के साथ प्ले करते हैं, मट्टी को हाथ लगाते हैं, पानी को हाथ लगाते हैं, पौधों को देखते हैं, पौधों को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने जी माशाल्लाह सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें तो हर तरह की सब्ज़ी लगाई जा सकती है, फिर हर किस्म की चीज़ जो है वो यहाँ पे उगाई जा सकती है। आपने क्या क्या लगाया है और इसमें क्या लगा लेना चाहिए जो लोग अभी देख रहे हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर हमें मिल जाएंगी? मैं अभी भी आपके सामने ये मटर के दाने हैं, ये अभी आपको ला के आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकती हैं। ठीक। तो इस वक्त जो है बटर की सब्ज़ी जो है वो लगाई जा रही है, पालक लगाई जा रही है, सलाद लगाए जा रहे हैं, बंद गोभी है, धनिया है और ब्रोकली है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त इनका ये सीज़न है। और ये आसानी से आप और ये हमने जो अपने किताबचे छापे हैं या हमने एक पैकेट बनाया है, उस पैकेट के ऊपर इनकी तमाम हदायत भी मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई ये मेहनत नहीं करना चाहता तो हमारे इदारों के साथ रब्ता करके ये पौधे डायरेक्टली 1.5-2 महीने के तैयार ट्रे में ना कप्स में वो ले सकता है। ठीक। और ये तकरीबन जब वो लगाएगा तो 15 से 20 दिन में ये जो पौधे हैं ये फल फूल पे आ जाएंगे और बड़ी जल्दी तैयार हो जाएंगे। आपको 3 महीने 2.5 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर इस कल्चर को प्रमोट भी जी, मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ना वो आपकी पैकिंग में जो आपने लगाया है। इसलिए कि मुझे मालूम है ना कि छत के ऊपर कोई चीज़ रखने की बात हो तो अब्बू मेरे बहुत डांट देते थे, कहते थे छत पे इतना वजन नहीं डाला करते कि वो छत जो है वो उस पर। हाँ, और डॉक्टर साहब बहुत से लोग इससे डरते हैं। और अब इसको ये भी फ़र्क आ जा रहा है कि इससे आप आपका जो टेम्परेचर है ना उसको बहुत बेहतर कर लेते हैं। तो टेम्परेचर पर कितना फ़र्क पड़ता है डॉक्टर साहब? मैं आपको अगर बताऊं ना, मुझे आपकी बात ये सुन के बड़ी खुशी हो रही है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ पिछले तकरीबन 12 साल से। ठीक। और मेरे घर में जो भी मेहमान आते हैं वो हैरान रह जाता है। वो कहते हैं ये ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा आपका टेम्परेचर जो है ये बियरेबल है, समर में भी, सख्त समर में भी। तो ये उसकी वजह ये है कि जब ये सब्ज़ा छत के ऊपर होता है तो ये एक किस्म की मल्चिंग हो जाती है उसके ऊपर और ये प्रोटेक्ट करता है। और जब आप पानी लगाते हैं तो उसके एक माइक्रो क्लाइमेट यहाँ एनवायरनमेंट जनरेट हो जाती है। ये जो माइक्रो क्लाइमेट है ये छत के ऊपर हेल्प करती है जो हमारे वेदर के इफेक्ट्स हैं उनको जो है मैनेज करने में। बिल्कुल। और आपका जो घर है ये आपको गर्मियों में भी बिल्कुल आपको ये कूल एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर सब्जियां भी तो ऑर्गेनिक ये और के उनको छत पे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तो होगी ना कि हमें वो बहुत ज़्यादा स्प्रे वाली सब्जियां नहीं मिल रही, गंदे पानी वाली नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिल रही, तरोताज़ा मिल रही हैं। सारे उनके विटामिन्स जो हैं उनके अंदर हैं, आप उन्हें उसी वक्त तोड़ें बनाएं, ग़िज़ाइयत भी आपको मिल रही है, सेहत भी मिल रही है। और मैं आपको बताऊं यही सबसे बड़ा अहम पहलू था। और जब मैंने ये शुरू किया था, मैं हूँ तो एग्रीकल्चरिस्ट, मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री की थी और PhD मैंने UK से की थी।
तो मैं ये जानता था सारी चीज़ें कि, और ये भी जानता था कि सब्जियां कहाँ से आती हैं, अर्बन पेरी अर्बन जगहों से आती हैं, वहाँ सीवेज वाटर यूज़ होता है। तो यही एक वजह थी ये मुझे काम शुरू करने में। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें कि ये कंपोस्ट है, ये गली सड़ी खाद है, ये है इसकी खुराक सारी, और ये साल में 2 दफ़ा हम यूज़ करते हैं। और इसी से, और अगर आप ये साथ देखें पुदीना, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, इतना हेल्दी पुदीना आपने कम ही देखा होगा गमले में लगा हुआ। तो ये इस तरह से, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। अगर आपको इन्होंने कुछ क्लिप्स लिए थे जब मैं इसको थोड़ी सी ज़मीन तैयार कर रहा था, तो इसमें कैचवे हैं जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं। तो अर्थवर्म उसी ज़मीन पे होते हैं जिसमें कोई केमिकल यूज़ ना हो। जैसे मैं इसको खाड़ता हूँ तो 15-15, 20-20 अर्थवर्म फी गमले में मुझे मिलते हैं। और यही इस पत्तों को खाद बनाते हैं और यही इसकी ग़िज़ाइयत के लिए काम आते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरा, एक बहुत ही अच्छी खबर है, आज सालगिरह है हमारे कप्तान की, और ये है हमारे T20 टीम के कप्तान बाबर आजम। इसे कहते हैं अच्छा वक्त चलना। ये में 2 खुशखबरियां उन्हें इकट्ठी, एक तो उनकी बर्थडे, और जैसे सरफराज ने उनको किया विश, हम भी उसी तरह से करेंगे, हैप्पी बर्थडे बॉबी। आपको पता है सरफराज अहमद ने जो उनको विश किया तो उनके निकनेम के साथ किया, विच इज़ वेरी क्यूट। और उसके साथ उनको ये जो खुशखबरी मिली है कि वो वर्ल्ड कप तक जो है कैप्टन भी है। ये अच्छा है, ये फैसला भी बहुत अच्छा है कि उनको पता भी हो इस चीज़ का कि अब मैंने ही वर्ल्ड कप में टीम को लीड करना है और मैं ही लेके चलूंगा। फरा, इनकी कवर ड्राइव है जिसकी वजह से विराट कोहली के साथ इनका ना मवाजना किया गया था, और कवर ड्राइव इतने हैं ना, दिल गार्डन हो जाता है। अभी हम वहाँ की बात कर रहे थे, बड़ा इनको जो है ना सराहा जा रहा है। और ये कहा गया जब बाबर आजम आए फरा, इन्होंने तेज़ तरीन 1000 रन स्कोर किए, जिसके बाद लोगों ने कहा, आलमी जो मीडिया था उसने बहुत ज़्यादा सराहा। और बाबर आजम कंसिस्टेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि अगली सालगिरह भी जब हम उन्हें विश कर रहे हो वो इसी तरह से कंसिस्टेंट बैटिंग। और मुझे उसमें जो सबसे अच्छी बात लगी, जो पिछले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जो प्रेशर होता है ना, जब मैं बैठा हुआ इंतजार कर रहा होता हूँ तो मैं उस प्रेशर को वेंट करता हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से इर्द गिर्द। बाबर आजम अपना प्रेशर इस तरह से मैनेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, तो आप और हम भी कर सकते हैं। एक दूसरे से बात करें, कनेक्ट करें। ये हम विश करते हुए बाबर आजम को सालगिरह मुबारक कहते हुए उनकी दी हुई टिप जो है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक और बात भी हमने आज शेयर करनी है, चूँकि मेरा ताल्लुक भी देहातों से है और मैं जानती हूँ कि देहात में जो ख़वातीन होती हैं वो कितनी अहम होती हैं। अगर मर्द जो है उसके साथ खातून खेतों में काम ना करे, ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम है, कपास लगाई है तो चुनना है, अगर लाइफ स्टॉक है तो दोहना है, उसका ख्याल करना है, घर को सारे को लुक आफ्टर करने के साथ साथ वो भरपूर हिस्सा लेती हैं ज़िंदगी के मईशत के तमाम निज़ाम में जो कि देहाती ज़िंदगी का है, लेकिन सराहा नहीं जाता उनको। बिल्कुल ऐसे ही है, जवाबन कोई उनको ये भी नहीं कहता कि ये तुमने काम किया था, उसका कोई उनको मुआवजा तो क्या चाहिए, उनको उस चीज़ की एप्रिसिएशन तक नहीं मिलती, उस चीज़ को कहा ही नहीं जाता कि ये आपने काम किया। बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। बिल्कुल, तो आप अपने घरों में और अपने इर्द गिर्द मौजूद उन ख़वातीन की हौसला अफजाई करें जो बहुत मुश्किल कठिन काम जो है वो करती हैं, दोहरी जिम्मेदारियाँ वो अपने सरों पर उठाती हैं, बहुत सख्त के टेम्परेचर्स में, बहुत सख्त जिसे कहते हैं मुश्किल में, बड़े बड़े वज़न। मैंने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है, गाँव में आप चले जाएँ, पतला सा भी अगर बनेरा हो, बनना हो, और उसके ऊपर उन्होंने कितना वज़न सरों के ऊपर उठाया होता है, वो चारे की सूरत में हो सकता है, वो लाद कर लेकर आती हैं, वो सारी मुशक्क़त के काम करती हैं। इनके लिए हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, इनके लिए स्कूल्स होने चाहिए ताकि वो आला तालीम हासिल कर सकें और ज़िंदगी में आगे। तालीम में ये पीछे रह जाती हैं, तिब की जो सहूलियात होती हैं वो इनको मैसर नहीं होती हैं। और फिर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर तो खुसूसी तौर पे ये मसला है, जिस तरह फ़रा ने कहा कि हमारे जो ताल्लुकात जिन लोगों के देहात से होते हैं वो इस मसले को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उनको जायदाद में हक़ नहीं मिलता। और फिर फ़रा एक जो सोच टिपिकल पंजाब के अंदर है ना, बहनें ये कहती हैं कि परावांते बुए ते फिर नहीं जा सकेंगे, मतलब कि भाइयों के दरवाजे पे दोबारा नहीं जा सकेंगे, इसलिए अपना ज़मीन का हक़ जो है वो विरासत का हक़, अल्लाह का दिया हुआ हक़ जो है वो भी उन्हें नहीं मिलता और भाई भी नहीं देते। हाँ, और ये और असल ज़्यादती के मुर्तकिब जो हैं वो बाप और भाई होते हैं, बिल्कुल ऐसे, जो कि शौहर भी होते हैं, फिर बेटे भी होते हैं, क्योंकि औरत का जो हिस्सा है विरासत में वो
सिर्फ बाप और भाई के साथ नहीं है, वो शौहर की विरासत में भी उसका हिस्सा है, बेटे की विरासत में भी उसका हिस्सा है। हुकूमतों ने इसमें कानून साजी भी की, लेकिन ये जो एक मॉरल प्रेशर डाल दिया जाता है, मॉरल तो नहीं है, सोसाइटल प्रेशर है, ये डाल दिया जाता है और वो खुद ही क्लेम नहीं करती हैं। अगर वो क्लेम नहीं करेंगी तो फिर किस तरीके से मामलात होंगे, वो इसी खौफ की वजह से क्लेम नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल सही। तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम सल्यूट करेंगे उन तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन को जो खेतों में, जो खलियानों में, जो पाकिस्तान के देहातों में मुख्तलिफ ऐसे काम करती हैं, अपने घरों को और अपनी ख़ानदानी सिस्टम के अंदर रहते हुए वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके चलती हैं। यू आर आवर हीरोज़ और दुआ करेंगे कि इनके लिए बेहतरी भी लाई जा सके। उनकी बात हो रही है तो खातून की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है घर बनाना, घर बना लिया। और ये जो एक न्यूज़ है इस आपको खबरों में बहुत बाद में मिलेगी, जो हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि स्टेट बैंक ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए भी एक खुशखबरी सुनाई है कि 12,000 रुपये अदायगी करने वाला शहरी भी अपना घर ले सकेगा। ये बात बिल्कुल ना नामुमकिनात में से लगती थी, लेकिन ये डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात किया। उन्होंने कहा कि जी कि होम फाइनेंसिंग के लिए ना बैंक्स और आम आदमी की मुश्किलात को देखा जा रहा है। पहले 40,000 रुपये आमदनी वाला ज़ाती घर का ख्वाब नहीं देख सकता था, लेकिन अब देख सकेगा। वो 12,000 की जो एक किस्त है अगर देगा तो, और मुतवस्सित तबके की भी बात की है उन्होंने। कहा कि जी कि आप 25,000 रुपये जो आम तौर पे आप अगर शहरों में रह रहे हो तो रेंट इससे ज़्यादा ही होता है, किस्त पर भी घर मिल सकेगा और इसकी शराइत भी है फरा। और ये बहुत मतलब अच्छा फैसला है। मुझे तो अपना घर अपनी छत का वो जो कॉन्सेप्ट है ना, और आपको पता है मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक ज़माने तक उसका नारा यही रोटी कपड़ा मकान, ये तीन ही तो वो बुनियादी चीज़ें हैं। हालांकि इसमें तालीम और सेहत ऐड हो जानी चाहिए थी, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक रोटी कपड़ा मकान ही अचीव नहीं कर सके, तो तालीम और सेहत और बाकी चीज़ें जो हैं उनके लिए तरफ आना तो मुश्किल ही है। और घर इस वक्त की ज़रूरत नहीं, एक लग्जरी बन गया है कि आपके पास अपना घर नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरत है। रिश्ता नहीं मिलता, रिश्ता नहीं मिलता, घर अपना नहीं रिश्ता नहीं मिलता कि अगर घर अपना ना हो। लेकिन मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छा एक फैसला है हुकूमत का, और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ भी होगी। वो अपना घर जो मुश्किल ख्वाब लगता था आसानी से अब बना सकेंगे, पाई पाई जोड़ के जो बनाना चाहते थे अब बना सकेंगे। हुकूमत का अच्छा फैसला। आज मुझे और फरा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।